हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में. Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स. बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके. टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट. सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs. ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है. ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच. नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स. अगेन द सेम कूपन कोड. अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स. राइट, वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स. राइट, तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच. राइट, तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर. Now, the socialist and Marxist perspective of the Indian national struggle provides you an alternative vision of द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, तो ये लिबरल मूवमेंट से जो है थोड़ी हटके थी. ऑब्वियसली इट कम्स अ लिटिल लेटर ऑल्सो इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ऑफ द लिबरल पर्सपेक्टिव. अब जैसे हमने शुरुआत की थी कि लिबरल पर्सपेक्टिव में भी हमने पहले जो है बात की थी कि किस तरह से प्रिडोमिनेंट लिबरल वेस्टर्न लिबरल स्कॉलर्स जो थे उनका क्या मानना था, उनका क्या कहना था विज़िवी द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, अब वही जो है रूट हम यहाँ पे भी अपनाएंगे कि लेट्स सी कि मार्क्सिस्ट जो सबसे द प्रीमियर मार्क्सिस्ट थिंकर हिमसेल्फ मार्क्स, राइट, कार्ल मार्क्स, उनका क्या मानना था अबाउट कलोनियलिज्म. अब मार्क्स जो हैं when it comes to Asia and when it comes to colonialism is an extremely problematic and complex thinker. Now you have to realize कि जब हमने मार्क्सिस्ट फिलोसफी में ही किया था कि he gives you the idea of historical materialism and ये historical materialism जो है सेट कर देता है एक पाथ जिसके बेसिस पे जो है कम्युनिज्म आएगा. एंड इसी के अंदर हमने बात की कि किस तरह से फॉर मार्क्स कैपिटलिज्म वाज इसेंशियल, है ना. कैपिटलिज्म का जो फेज है बेसिकली दैट विल क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ अबंडेंस, दैट विल क्रिएट द पोलराइजेशन बिटवीन द टू क्लासेस ऑफ वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट. एंड यही वर्किंग क्लास जो है इनमें कैपेबिलिटी होगी ऑफ बिकमिंग अ क्लास इन इट सेल्फ एंड फॉर इट सेल्फ, जो कि इवेंचुअली लेके आएंगी एक रेवोल्यूशन, लेके आएंगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड फाइनली आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी. राइट, सो communism only becomes possible after the coming in of capitalism for Marx. अब मार्क्स जो है वो कहते हैं he actually writes an article which was called the British rule in India. एंड यहाँ पे उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता था. अब यहाँ पे व्हेन ही टॉक्स अबाउट दीज वेरियस फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने बात की है ना कि यू हैड द मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, यू स्टार्ट विद ऑब्वियसली your primitive communism, right, then you move towards a master slave relationship, then you move towards feudalism, then you move towards capitalism. तो इंडिया में क्या मोड चल रहा था. he says ये जो पूरा एशिया इंक्लूडिंग इंडिया का आइडिया है वहाँ पे uses a specific term of Asiatic mode of production. he says ये Asiatic mode of production was
कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन पेक्यूलियर कंडीशंस, ठीक है, अजीब सी कंडीशंस थी यहाँ पे। ये कहते हैं पहली चीज तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, यूरोप में ये आइडिया जो है शुरू हो गया था, बट एशिया के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑल द लैंड वाज हेल्ड बाय हु, द सेंट्रलाइज स्टेट, द किंग, राइट। तो जो भी आपका किंग बैठा होता था वो पूरा का पूरा लैंड इन नेम जो है ओन करते थे, राइट। अब यहीं पे जो है एक डेस्पोटिक सेंट्रलाइज स्टेट होता था। डेस्पोटिक मतलब अब ये किंग है, किंग के पास जो है सारी पावर्स हैं, कोई भी जो है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब जैसे यूरोप के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो गया था, डेमोक्रेसी के आइडियाज आ गए थे, मार्क्स का मानना है एशिया में ये आइडियाज नहीं आए थे, राइट। और ये जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है ये एक्सेसिवली सेंट्रलाइज्ड है। हाउएवर डिस्पाइट द सेंट्रलाइजेशन, अब क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इतना वाइड जो है एरिया है, जो विलेज कम्युनिटीज थी दे वर मोर और लेस लेफ्ट अलोन, राइट। ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज थी। बेसिक काम क्या था डिस्पोटिक सेंट्रलाइज स्टेट का, इनका काम था एक्सट्रैक्ट करना जो भी टैक्सेस थे, जो भी एक्सेस प्रोडक्शन थी, ये सब कुछ जो है वो इन विलेज कम्युनिटी से ले लेते थे एंड देन दे यूज्ड टू जस्ट लीव देम अलोन, राइट। डे टू डे फंक्शनिंग में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, विच इज़ वाई दीज विलेज कम्युनिटीज वो मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। जैसे गांधी ने बोला ना सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स, तो हाँ ये एग्जिस्ट करते थे, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत खिलखिलाते विलेजेस थे, राइट। देवर एग्जिस्टिंग विद बेयर मिनिमम नेसेसिटीज, क्योंकि जितना भी ओवर एंड अहेड प्रोडक्शन होती थी वो तो ये डिस्पोटिक सेंट्रलाइज स्टेट ही ले जाता था, और यही सेंट्रलाइज स्टेट के ऊपर उन्हें डिपेंड करना पड़ता था फॉर पब्लिक वर्क्स, किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब ये क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड तो है ही नहीं, और अगर आप अपना लैंड जो है प्राइवेटली कंट्रोल नहीं करते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट वी टॉक ऑफ इवन टुडे, कि अगर यू डोंट होल्ड समथिंग इन प्राइवेट, ठीक है, आपका जो है उसके ऊपर अटमोस्ट कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है कि मैं इसकी डेवलपमेंट में पैसे क्यों खर्चूं, राइट, मैं इसके अंदर अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स क्यों डालूं, मैं इसकी सॉइल फर्टिलिटी का ध्यान क्यों रखूं, मैं जो है प्रॉपरली इरिगेशन के मेथड्स क्यों बनाऊं, राइट, बिकॉज आई डोंट नो दैट मे बी 5 years down the line this land might be snatched away from me because it does not belong to me, it belongs to the state, right। तो स्टेट आगे चल के किसी को भी लैंड दे सकता है ना। तो लोगों के अंदर खुद का जो एक एंटरप्राइज होता है कि मैं इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करूँ अपने लैंड में, वो भी खत्म हो जाता है। तो पूरा का पूरा दारमदार किस पे चला जाता है, ऑन द सेंट्रलाइज स्टेट, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स ने बोला कि ऐसी सोसाइटी के अंदर फेटलिज्म बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। कर्मा थ्योरी जहाँ पे आएगी वहाँ पे फेटलिज्म तो आएगा, कि अब कर्मा थ्योरी क्या बोल रही है कि आपके पिछले जन्म का आप इस जन्म में भुगत रहे हो, राइट। तो पिछले जन्मों की जो मिस्टेक्स हैं अब उनके तो यहाँ पे भुगतना ही पड़ेगा, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू, यू कांट रियली चेंज योर डेस्टिनी, राइट। द इंटायर रिलीजियस सेटअप विच टॉक्स ऑफ दिस कार्मिक थ्योरी विच इज प्रोन टू दिस फेटलिज्म वाज सीन एज बीइंग वेरी बैकवर्ड बाय मार्क्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि इनकी सोसाइटी जो है इनहेरेंटली डिवाइडेड है कास्ट और स्लेवरी के बेसिस पे, ठीक है। तो एक तो ये इतना डिवीजन हो गया, साथ ही में जो है कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, साथ ही में जो स्टेट इतना डिस्पोटिक है, तो ये बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, राइट। इट इज़ अ सोसाइटी विच इज़ गिवन टू बैकवर्डनेस, रिग्रेसिव माइंडसेट, सुपरस्टिशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स जो है वो कहते हैं दैट डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड एज वी नो imperialism and colonialism was an outcome of capitalism and its expansion। मार्क्स का यह मानना है कि चलिए कलोनियलिज्म की शुरुआत के लिए चाहे पीछे सेल्फिश इंटरेस्ट हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट ओरिएंटेशन से जो है ये ब्रिटिशर्स आए हों इंडिया को कंट्रोल करने, फ्रेंच गए हों कोई और सोसाइटीज़ को कंट्रोल करने, पर इनका ये मानना था, ये मार्क्स का कहना था कि इंग्लैंड ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो इनके लिए फ़ायदा साबित होगा। इनफैक्ट मार्क्स फॉलोज द अर्ली नेशनलिस्ट, अर्ली मॉडरेट्स का जो लाइन ऑफ थॉट था दैट द ब्रिटिश रूल वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वाई, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटेन विच वॉज वन ऑफ द सेंटर स्टेजेस ऑफ इनलाइटनमेंट थॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है एक सोशल रेवोल्यूशन लाएगा इन दिस बैकवर्ड कंट्री ऑफ हिंदुस्तान, राइट। तो जितनी भी ज़्यादा, राइट, फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी जो चेंजेस लाने हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, दैट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल। साथ ही में दे विल ऑल्सो गेट देयर मॉडर्न वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज बेस्ड ऑन लिबर्टी,
liberty and equality. They will also get in the ideas of rule of law, जो कि यहाँ पे exist नहीं करते थे, right? तो because of this reason मार्क्स का ये मानना था that the entry of Britain in India will help it rid itself of the Asiatic mode of production and enter a phase जहाँ से वो capitalism की development कर सके. ठीक है, मार्क्स का ये मानना था कि ब्रिटिश कलोनियलिज्म के दो मेन डुअल रोल होंगे, ठीक है, इंडिया में. और डुअल रोल क्या है ये समझ लीजिए. कहते हैं एक तो होगा डिस्ट्रक्टिव रोल. डिस्ट्रक्टिव रोल कैसे होएगा कि ये जो है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, एग्जिस्टिंग वैल्यूज, एग्जिस्टिंग जो आपके आइडियाज हैं जो कि पुरानी एशियाटिक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, विच आर ऑब्वियसली रिग्रेसिव, विच आर बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, विच आर गिवन टू डेस्पोटिज्म, विच आर गिवन टू आइडियाज ऑफ कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशन, राइट. तो इन सब चीज़ों को वो कंप्लीटली ब्रेक कर देगा, अनहाइलेट कर देगा, कंप्लीटली तोड़ देगा. तो ये है द डिस्ट्रक्टिव रोल दैट दे विल प्ले. ठीक है, कि इन सब का जो चीज़ें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, द थिंग्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, दोज विल बी डिस्ट्रॉयड. एंड सेकेंड रोल होगा दैट ऑफ रीजेनरेटिव. हाउ? बिकॉज पहले तो वो सारे जो है उनके साथ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आएगी इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज, इन द फॉर्म ऑफ टेलीग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, दोज विल बी इंट्रोड्यूस्ड. देन ऑब्वियसली मॉडर्न वैल्यूज एंड मॉडर्न एजुकेशन जो है दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड. तो इसके कारण क्या होगा, ये मार्क्स का मानना था कि ये जो बैकवर्ड सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है उसको हटा के अब वो एक नई मॉरल, more modern society establish कर पाएंगे, which will pave path for development, which will pave path for industrialization, which will pave path for capitalism, which will eventually lead to the rise of communism even in these कंट्रीज. ठीक है, सो इसीलिए जो है मार्क्स का व्यू जो है माना जा सकता है was in fact defending colonialism in all these Asian countries. However, this was a view that a lot of later theorists such as Lenin did not really agree with. ठीक है, लेनिन का के तो क्या मानना था, उनकी जो मैनिफेस्टो ही था कि इंपीरियलिज्म क्या है, इट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, एंड देयरफॉर इवन विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न व्हिच वाज अ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, they started critiquing colonialism. They said that colonialism is not beneficial for the colonized society and the country, but actually वो उनकी ग्रोथ को और ज़्यादा रिटार्ड कर देता है rather than pushing it forward. ठीक है, सो ये आइडिया जो है isn't something that Marx gave but something that came in much later with the evolution of Comintern, because technically रशिया खुद भी एक बहुत बैकवर्ड सोसाइटी थी. तो अगर ये मार्क्स के आइडिया फॉलो करते, जो मार्क्स की जस्टिफिकेशन ऑफ कलोनियलिज्म है ये फॉलो करते, देन तो रशिया इटसेल्फ शुड हैव बीन कॉलोनाइज्ड एंड फर्स्ट मॉडर्नाइज्ड एंड देन वेटेड फॉर कम्युनिज्म टू कम. बट रशिया में तो पहले ही आ गया था, राइट, विद द 1917 ओवरथ्रो. सो दे वांटेड टू delegitimize what Marx was saying and they presented a new view. यही ideas जो हैं कि colonialism is not beneficial but in fact destroys us more also became very apparent in with the rise of imperialist struggle in Latin America, Algeria, Vietnam and बाकी सारी ये जो countries थी. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, we call this the arrested growth मॉडल. ठीक है, अरेस्टेड ग्रोथ मॉडल अब क्या है, वो कहते हैं इंपीरियलिज्म कुछ तो मॉडर्नाइजेशन लेके आई, बट ये मॉडर्नाइजेशन वो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए नहीं लाई, अपनी डेवलपमेंट के लिए लाई, और उसको उन्होंने यूज भी इस तरह से किया सो एज टू ड्रेन अस, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें, रेलवे सेटअप की गई, बट रेलवेज के अंदर जो यूजेज थी, at least of the good compartments, they were only for the British. Then because the railways were completely under the British, the colonial control, what happened was that they could charge as much as they wanted to. Similarly, वो setup किसके उस पे की गई थी, इन लोगों के जो हमारा ही पैसा था, इंडियंस का ही पैसा था, उसी पैसे के बेसिस पे रेलवे सेटअप की गई थी, और जो भी मुनाफा कमाती थी वो सारा का सारा जो है कलोनियल गवर्नमेंट ले जाती थी, राइट. साथ ही में क्या था, दीज रेलवेज वर इन फैक्ट यूज टू फर्दर कॉलोनाइज द कंट्री. क्यों? क्योंकि आपकी याद है गांधी का क्रिटिसिज्म, ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है इधर उधर, राइट, इंडिया को कैप्चर करने में ये हेल्प कर रहे हैं, राइट. साथ ही में फॉर एग्जाम्पल दे डिस्ट्रॉयड व्हाट, द कॉटेज इंडस्ट्रीज जो एग्जिस्ट करती थी, जो क्राफ्ट्समैन एग्जिस्ट करते थे, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उन्होंने नई इंडस्ट्रीज जो है, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, उनको सेटअप होने नहीं दिया. क्यों? दे ओनली लेट द कॉलोनीज टर्न इनटू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज. और ये एक्सपोर्ट भी किसका करती थी, नॉट ऑफ
produced goods but in fact of raw materials, and इनकी markets किससे flooded होती थी? of the mass produced goods जो कि ब्रिटेन में हो रहे थे, right? तो उन्होंने बोला कि इनकी modernization जो थी A was a half-hearted task and only for suiting the colonial interests rather than for our development. Instead इन्होंने जितने हमारी डेवलपमेंट हुई थी उसको भी खराब कर दिया, जितने हमारे रिसोर्सेज थे उनको भी सक आउट कर दिया, लीविंग अस even more backward and underdeveloped than we were before. ठीक है, and this is called your arrested growth मॉडल. यही आइडिया जो है हम आगे जाके IR में भी देखेंगे when we look at various Marxist philosophers such as Wallerstein, A.G. Frank and so on so forth. ठीक है, अब मार्क्स का अब ये जो था ये आइडिया आ गया था. अब इंडिया में क्या रिस्पॉन्स था टू मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म? अब सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू द ट्रैजेक्टरी, लेट्स लुक एट द मेन फीचर्स जो कि आते हैं ऑफ द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. पहली चीज जो कि वो बोलते हैं, वो कहते हैं इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑब्वियसली केम मच लेटर. वी हैव डिस्कस्ड एम एन रॉय एंड वी हैव सीन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ कम्युनिज्म इंडिया के अंदर काफी लेट आ रहा था. पहले जो थी पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स और द रिफॉर्मर्स. देन जो है आपकी थोड़ी रेवोल्यूशनरीज का एंड एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा जो है बोलबाला बड़ा, बट ये एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज वर ऑल्सो मोर नेशनलिस्ट in their orientation. ठीक है, it is only much later that communism really infiltrates India, right? जब कम्युनिस्ट पार्टी 1920s में फाइनली फॉर्मुलेट हुई, राइट, तब जो है मार्क्सिस्ट आइडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर परपेचुएट होना शुरू हुआ, राइट, और यही मानना है डांगे का. 1940s के अंदर देयर वर न्यूमरस सोशलिस्ट थिंकर्स जिन्होंने वेरियस वर्क्स लिखे which actually explored Marxist perspective of the Indian freedom struggle, कि क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है किस तरह की स्ट्रगल थी. ठीक है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे. आर.पी. दत्त एंड ए.आर. देसाई दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इन दिस रिगार्ड. ठीक है, दोनों ने ही ये माना कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है प्रिडोमिनेंटली इसका एक बुर्जुआ कैरेक्टर था, राइट, कि अगर आप देखेंगे इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास एंड द बुर्जुआ, राइट, कि आप जो है रिफॉर्मर्स को देख लीजिए, राइट, उसके बाद जो है मॉडरेट्स को देख लीजिए, ये सब जो है दे बिलोंग टू द बुर्जुआ कैटेगरी ऑफ क्लास. इनफैक्ट ए.आर. देसाई की जो बुक है ना सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, व्हाट ही डज इज ही टॉक्स अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड किस तरह से ये 5 फेजेस में डेवलप हुई थी. ठीक है, तो ये अपना मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं. ये कहते हैं हर फेज जो है एक पर्टिकुलर सोशल क्लास से उभर के आया था एंड यही सोशल क्लासेस जो है इनको सपोर्ट भी करती थी. पहला फेज ही सेड वाज बेसिकली लेड बाय द modern intelligentsia, right? So you see people like Ram Mohan Roy, you see people like Vivekanand and so on and so forth. They were the people who were educated, they were the people who were modernized and they were the people who were also talking about कि किस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सिमिलरली इसी दौरान जो है 1885 पे INC भी फॉर्मुलेट हो जाती है. ठीक है, द मोमेंट INC is formulated in 1885, अब एक नया फेज शुरू हो जाता है जो कि 1905 तक चलता है. अब ये जो फेज था 1885 ऑनवर्ड्स, ए.आर. देसाई का मानना है दैट ये रिप्रेजेंट करता था इंटरेस्ट ऑफ द न्यू बुर्जुआ. ठीक है, और ये नए बुर्जुआ जो है अब आप लगा लीजिए इन द फॉर्म ऑफ दादा भाई नारोजी, इन द फॉर्म ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, ये कहते हैं ये अब डेवलप हो रहे थे इंडिया में. हाउएवर अभी इनकी ग्रोथ जो है फुल फ्लेजेड नहीं थी, अभी इनकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी. सिमिलरली मॉडर्न एजुकेशन के कारण जो है एक मिडिल क्लास इंडिया में क्रिएट हो गई थी, हु वर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, हु वर लुकिंग फॉर टू बिकम ऑफिसर्स अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ठीक है, और साथ ही में क्या हुआ था, जो इंडियन ट्रेड चल रही थी उसके कारण मर्चेंट क्लास भी एक आ गई थी. जैसे कि हम देखते हैं ये सारे मर्चेंट क्लास ही थे, दादा भाई नारोजी एक्सेट्रा जो है बिजनेसमैन थे, एज वेल एज मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी जो है इनके द्वारा सेटअप होने लग गई थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पूरी मूवमेंट थी मॉडरेट्स की, इट वाज बेसिकली केटरिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेटेड एंड द बुर्जुआ क्लास. थर्ड मूवमेंट वो कहते हैं स्वदेशी के साथ आई, राइट, 1905 में जब आपकी स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई थी. एंड इस टाइम पे ये जो सोशल बेस है थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हुआ, लोअर मिडिल क्लास आ गए बिकॉज पीपल वर रियली अट्रैक्टेड टू द कॉल ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी. फोर्थ फेज आता है विद द स्टार्ट ऑफ राउलेट सत्याग्रह.
ठीक है, 1919 ऑनवर्ड्स जो है ये चलता है पूरा। एंड अगेन इस टाइम पे जो है काफी ज्यादा बेस जो है एक्सपैंड हो जाता है। नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट द अपर एंड द मिडिल क्लास, नाउ erstwhile जो कि marginalized sections थे, they really start coming into the movement as well, and this was all because of Gandhi according to Desai, who made this mass movement possible। ठीक है, इसके बाद जो है ये सिविल डिसओबीडियंस तक जो है ये फिफ्थ फेज जो है शुरू हो जाता है विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, विद इन द कांग्रेस दे स्टार्ट रियलाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। सो नाउ यू हैव पीपल लाइक नेहरू कमिंग अप, नाउ यू हैव पीपल लाइक बोस कमिंग अप एंड रिप्रेजेंटिंग अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क टू व्हाट गांधी वाज सेइंग। सिमिलरली उनका ये मानना था कि गांधी जो बोल रहे हैं, जो आइडियाज आगे सुझा रहे हैं, मे बी दे वोंट बी एक्चुअली एबल टू हेल्प इंडिया इन द फ्यूचर, राइट। साथ ही में अब क्या हुआ था, इस टाइम पे कम्युनलिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। इस फेज के बाद से जो है टू नेशन थ्योरी की भी जो बात है वो शुरू हो जाएगी। हाउएवर अभी भी डिस्पाइट गांधी एज अ लीडर बीइंग कॉर्नर्ड, जो आइडिया ऑफ कांग्रेस था, आईएनसी जो थी, वो अभी भी डोमिनेंट क्लासेस द्वारा ही डोमिनेटेड थी एंड उनके लिए ही जो है काम करती थी, राइट। सो बोथ आरपी दत्त एंड एआर देसाई का ये मानना था दैट जो पूरी फ्रीडम स्ट्रगल थी, राइट, दैट वाज बेसिकली गेयर्ड टूवर्ड्स fulfilling the interest of the bourgeois, the middle class and the upper middle class। ठीक है, ये जो है उनके मेन सपोर्टर्स भी थे और मेन जो है उनकी इंटरेस्ट भी यही केटर करते थे, राइट। अब इससे थोड़ा सा हटके पर्सपेक्टिव जो है बिपिन चंद्रन सुमित सरकार देते हैं। कहते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं थी कि इंडियन लीडर्स जो आईएनसी में थे वो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे। वो कहते नहीं, दे वर नेशनलिस्ट, दे वांटेड टू फाइट फॉर इंडिया, दे वांटेड इंडिया टू बी फ्री, दे वर लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री। हाउएवर वो कहते हैं कि जितने भी आइडियल्स थे, बिकॉज ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, नेशनल स्ट्रगल जो है एक बहुत ही सेंट्रिस्ट पोजिशन में आ गई, राइट, टू फॉर्मुलेट व्हाट अ मल्टी क्लास मूवमेंट, जहाँ पे आपने जब भी बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठे लेना होगा ना, आप कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं अपना सकते। सो ना ही वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहे थे, ना ही वो एक्सट्रीम राइट में जा रहे थे, एक सेंट्रिस्ट पोजीशन जो है वो अपना रहे थे, जो कि हम कहते हैं वाज द केस विद द कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एक सेंटर पार्टी है वो, ना ही बहुत लेफ्ट है ना ही बहुत राइट है। और यही आइडिया जो है फ्रीडम स्ट्रगल में भी हुआ, दैट सेंट्रिस्ट पोजीशन वो जो है अपना रहे थे। सो दे weren't टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑल्सो, बट दे वर रेडी टू ब्रिंग इन पीसमील चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस। और यही आइडियाज जो है इनएडवर्टेंटली एंडेड अप केटरिंग टू द interests of the bourgeois, the capitalist, the middle class more than the masses। तो दे सेड कि ये कोई थॉट आउट स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट द वेरी फैक्ट कि सेंटर पोजीशन जो है, बिकॉज वो एक्सट्रीम चेंजेस, एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती है फॉर द मासेस, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस एंड स्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअल चेंजेस, इट इज मोर catering to the interest of the bourgeois rather than the masses। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव जो है बिपिन चंद्र ने प्लेस किया। इसके अलावा लाइक वी ऑलरेडी ऑल्सो डिस्कस्ड, हमने पैसिव रेवोल्यूशन जब मार्क्सिज्म के अंडर पढ़ा था, राइट, बिपिन चंद्र ने अपनी बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में ही टॉक्स अबाउट द पैसिव रेवोल्यूशन और वॉर ऑफ पोजीशन जो कि इंडिया के अंदर आया, एंड दिस ब्रिंग्स इन अ न्यू मार्क्सिस्ट और ग्राम्स्कियन पर्सपेक्टिव टू द इंटायर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जहाँ पे उन्होंने बोला कि गांधीयन स्ट्रगल जो थी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव रेवोल्यूशन और द वॉर ऑफ पोजीशन जो कि इंडिया के अंदर चल रही थी। अगेन हमने इसको इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है ड्यूरिंग न्यू मार्क्सिज्म, सो आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। नाउ वी लुक एट द इंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ द मार्क्सिस्ट मूवमेंट वेरी क्विकली। अब इंडियन मार्क्सिस्ट ने जो है बोला कि ये जो मार्क्स बोल के गए अबाउट एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ, वी डू नॉट अग्री विद दैट, राइट। बिपिन चंद्र एंड बागची हुआ टू अगेन सोशलिस्ट स्कॉलर्स मान सकते हैं इनको। इन्होंने बोला हाँ जी, कलोनियलिज्म ने डिस्ट्रॉय तो जरूर किया, राइट, दे डिस्ट्रॉयड ऑल सोशल वैल्यूज, दे डिस्ट्रॉयड ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, दे डिस्ट्रॉयड आवर ओल्ड फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, बट जो रीजेनरेटिव रोल की बात करते हैं ना मार्क्स, वो नहीं निभाया उन्होंने, राइट। सो अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द अरेस्टेड ग्रोथ मॉडल। इनफैक्ट प्रभात पटनायक हु इज अ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला कि इनफैक्ट जो डिस्ट्रक्टिव रोल भी है कलोनियल गवर्नमेंट का, ही इनफैक्ट डज नॉट रियली अग्री टू दैट ऑल्सो। ही सेज कि
instead of destroying feudal landlords or destroying all these rich bourgeois people who'd existed before also, बेसिकली कलोनियल गवर्नमेंट ने उनको क्या किया कि उनको अपना ही पार्टनर, अपना ही सपोर्टर बना लिया. इनफैक्ट हम खुद ही देख सकते हैं कि 1857 के मूवमेंट में देयर वर अ लॉट ऑफ प्रिंसेस हु रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द revolt. There were a lot of educated people who refused to support the revolt. तो इसका मतलब क्या है? Rather than transforming these feudal pre-capitalist modes of production sort of people who existed, right, उन्होंने क्या किया? उनको बस एक colonial structure का हिस्सा बना लिया कि अब आप किसी king के लिए नहीं काम करते, अब आप हमारे लिए काम करते हैं, right? तो प्रभात पटनायक कहते हैं कि उन्होंने अपना डिस्ट्रक्टिव रोल भी ढंग से नहीं निभाया कि अभी तक देख लो ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स अभी तक चलते आ रहे हैं, राइट? ये क्यों चलते आ रहे हैं? बिकॉज द कलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट इवन ट्राई टू अपरूट देम. पेरी एंडरसन जो है, साथ ही में बात करते हैं कि देखिए इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, इसके बारे में जो कॉन्वर्सेशन है वहाँ पे इंडियन लेफ्ट ने जो है अपना योगदान अच्छे से नहीं दिया है. इनफैक्ट वो कहते हैं अब इसका कारण क्या है कि लेफ्ट इटसेल्फ जो है एक ढंग का रोल निभा नहीं पाई थी एज फार एज द नेशनल स्ट्रगल वाज कंसर्न. अब वो बोलते हैं कि इंडियन लेफ्ट आईएनसी जैसी डोमिनेंस क्यों नहीं निभा पाई थी, अब निभा पाई. अब टेक्निकली तो इंडिया जो है गरीब था, यहाँ पे वर्कर्स भी थे, यहाँ पे पेजेंट भी थे, यहाँ पे बेचारे कास्ट ऑप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लासेस भी थी. सो दिस वाज द परफेक्ट फाउंडिंग मटेरियल फॉर द कम्युनिस्ट. तो ये अपनी पॉपुलैरिटी वहाँ पे सस्टेन क्यों नहीं कर पाए? वो कहते देखिए पहली चीज़ तो ऑब्वियसली द कम्युनिस्ट पार्टी एंटर्ड वेरी वेरी लेट, राइट? आईएनसी कहाँ 1885 में इस्टेब्लिश हो गई थी एंड 1920s में जाके तो कम्युनिस्ट पार्टी बनी है इंडिया में. देन दे से कि कम्युनिस्ट पार्टी के विद इन ही इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई जा रही थी, राइट? इन फाइटिंग टूटते रहते थे, राइट? उसके कारण अगेन द मूवमेंट सफर्ड. लास्टली सेज जो सोशियोलॉजिकल रियलिटी थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की, उसने भी मार्क्सिज्म को काफ़ी ज़्यादा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अभी सोशियोलॉजिकल रियलिटी क्या थी? पहली चीज़ तो क्लास डिविजन एग्जिस्ट नहीं करती थी एज फार एज द फ्रीडम स्ट्रगल वाज कंसर्न, राइट? हमने बात की ना, इट हैड बिकम 1920s तक तो गांधी इतने पॉपुलर हो गए थे, राइट? तो इट हैड बिकम अ मल्टी क्लास मूवमेंट वेन the colonizer, where the British colonizer was seen as a mutual enemy. तो regardless of their class differences, ये लोग जो है इकट्ठे मिलके common enemy कौन हो गया था? The Britishers. So they weren't looking at the zamindars or the Indian bourgeois as an enemy. They were looking only at the Britishers as the एनिमी. सेकेंडली मार्क्सिज्म ने जो है कंप्लीटली रिलीजन को जो है रिजेक्ट किया हुआ था. एंड इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट, स्पेशली व्हेन वी लुक एट गांधी एंड द गांधीयन आइडियोलॉजी, वी सी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स वर अ ह्यूज पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. एंड मार्क्सिस्ट जो है इन बातों में विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए दे कुडंट रियली अट्रैक्ट द मासेस टू रियली ज्वाइन विद देम एज वेल. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मार्क्सिज्म कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाया एज फार एज द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज कंसर्न, अकॉर्डिंग टू पेरी एंडरसन. ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट पेरी एंडरसन पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स की फ्यूजन थी, ये सिर्फ गांधी ने नहीं बल्कि इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी इट इन द वर्क्स ऑफ सर्टन सेक्युलर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू. एग्जाम्पल वो देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विच इज कॉल्ड यूनिटी इन इंडिया. तो अभी भी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि अरुणाचल है, उसको लेके चाइना के साथ हमारी अभी भी तामातामी चलती रहती है, राइट? दैट चाइना क्लेम्स इट टू बी इट्स ओन लोअर तवांग. वहाँ ऑन दी अदर हैंड दिस वाज समथिंग जो तब से चल रहा है. नेहरू ने टू लेजिटिमाइज इंडियाज कंट्रोल ओवर दिस नेफा एंड टू से कि नहीं ये हमेशा ही हिस्टोरिकली हमारा पार्ट रहा है, एक्चुअली कोटेड महाभारत. इन्होंने बोला था कि महाभारत के टाइम से हमारा कंट्रोल यहाँ पे चल रहा है, महाभारत ने ये कोट किया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा है, राइट? तो इस तरह से पेरी एंडरसन बात करते हैं दैट द हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट जो है सिर्फ गांधी जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स द्वारा इन्वोक नहीं किए गए थे, बट even modern secular thinkers like Nehru were invoking these. साथ ही में वो कहते हैं the kind of popularity that Gandhi enjoyed, right? There was no snatching that away from him, right? He made INC very popular. उन्होंने मास स्ट्रगल बनाई और ये मास स्ट्रगल पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि मासेस हमेशा कब जुड़ते हैं? जब आप स्टोरी सुनाओ. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई भी कब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? जब आप उसको स्टोरी फॉर्मेट में सुनाते हैं. तो अब गांधी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. तो यूजिंग मैथोलॉजी,
यूजिंग द थिंग्स दैट पीपल इन देयर एवरीडे लाइफ सॉ. अब लोगों को आप जाके मार्क्स कोट कर रहे हो, आप उनको समझा रहे हो क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर इट सेल्फ, ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को समझ नहीं आता. तो आप सोचिए कि वही लोग, ऑर्डिनरी पीपल, राइट, जिनके अंदर लिटरेसी नहीं है, जो कभी जो है इन वैल्यूज़ के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की है, वो कैसे इन चीज़ों के साथ एसोसिएट कर पाएंगे, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन मार्क्सिज्म नेवर रियली टुक ऑफ एज फार एज द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज कंसर्न्ड. ठीक है. साथ ही में जब से शुरुआत भी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का काम क्या था, वो चाहते थे वर्कर्स को, पेजेंट्स की जो मूवमेंट्स थी उनको जोड़ना इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, ये उनका जो है मेन काम था और इनका फोकस भी जो था इन पे ही था, राइट. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशलिज्म जो है अब बहुत अट्रैक्टिव हो गया था. सो इवन द ओल्डर जनरेशन अभी भी राइट विंग थी, जो नई जनरेशन आ रही थी ना, दैट वाज रियली अट्रैक्टेड टू the left ideology. In fact, we've seen Bhagat Singh, even in the short span that he had, right, he was someone who was very inspired from socialism. And in fact, Bhagat Singh was someone जिन्होंने बोला कि मैं एक atheist हूँ, right, following Marxist path. He said, I am an atheist. Similarly, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, right, they were inspired by ideas of Marxism. Jawaharlal Nehru was especially, inspired by the ideas of Fabian socialism because वो पढ़ के ही इंग्लैंड में आए थे, and in fact he tried to apply them also as far as India was concerned. And इसीलिए 1920s and 30s के अंदर हम एक रैपिड ग्रोथ देखते हैं ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, राइट. नाउ हम व्हेन वी डिस्कस the strategies of mass struggle, वहाँ पे obviously we will also look at the trade unions and peasant movements. ठीक है, तो we realize that this decade of 1920s and 30s, when the communist party has come in, suddenly your trade union movements, workers movements, peasants movements भी काफ़ी ज़्यादा popular होने लग गई, राइट. साथ ही में now because of this thought, because of the kind of things that socialism was talking about, and because ये नई generation of even the Congress member जो आ रहे थे उनको काफ़ी impact किया था. So INC का खुद का जो agenda था, खुद की जो demands थी, the various resolutions that they came up with, अब उनके अंदर हमें socialist values के tinges दिखने लग गए. The most prominent example जो कि आता है is in the form of 1931 कराची session, जहाँ पे कांग्रेस ने जो है अपना मैनिफेस्टो निकाला which came in the of the Karachi resolution. अब obviously इन्होंने 1929 का पूर्ण स्वराज का आइडिया जो है दोबारा reiterate किया, but very importantly this document was also seeped in the ideas of social and economic democracy. So they said that we want rights, we want civil liberties. तो इन्होंने साथ ही में सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी स्टेट की, जहाँ पे इन्होंने मांगी आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश कीजिए, फ्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लेबर को जो है आप प्रोटेक्ट कीजिए. सो सडनली ऑल दीज सोशलिस्ट वैल्यूज वर ऑल्सो क्रीपिंग इनसाइड धीरे धीरे योर Congress, and eventually this led to the forming of the planning committee in 1938 as well. बिपिन चंद्र कहते हैं यहाँ पे ये सोशलिज्म की वैल्यूज आईएनसी में इन्फ्यूज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. वी ऑल नो बोस eventually because of his the kind of disagreements that he had with Gandhi, despite being president of INC twice, he left the party to formulate his Azad Hind Fauj, right. Jawaharlal Nehru was someone who stuck around, and he was someone who realized कि जो स्टालिन मार्क्सिज्म वाला रूट यूएसएसआर ने अपनाया है, that isn't the way to go for India, right. Again it comes down to centralism. He says कि देखिए एक political democracy without socialism will just not be enough. Why? Because India के अंदर poverty है, इतनी discrimination है, इतनी inequality है. So you need socialism and its values of economic justice to truly make India an actual democratic country. But he said on the other hand you cannot follow a Stalinist route. Why? Because ऐसी socialism जहाँ पे स्टालिन जैसे एक डिक्टेटर हो will not also lead to progress or development. So socialism will only have meaning when it goes hand in hand with democracy. And this is one of the reasons that he adopted democratic socialism या Fabian socialism, जो भी आप उनको नाम दे दो, which led to the coming up of mixed economy and parliamentary democracy in India. Then obviously a very important fundamental thinker here is obviously M.N. Roy. Now he was one of the first thinkers to be associated with communism in India. We've discussed M.N. Roy in details. We've talked about कि किस तरह ये Comintern के साथ भी associated थे. However, over time जो है इनके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस भी है. However, in his Marxist phase also इनका ये मानना था कि
जैसे कि इन्होंने लेनिन के साथ भी डिसएग्रीमेंट किया, इन्होंने बोला कि आप नेशनलिस्ट बुर्जुआ के साथ जो है नहीं करना चाहिए आपको कॉम्प्रोमाइज टू फाइट इंपीरियलिज्म। इनफैक्ट उनका मानना था कि इट्स नॉट जस्ट द कॉलोनाइजर्स बट ऑल्सो द नेशनल बुर्जुआ जो कि इंडियन मास्टर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये कहते थे कि कलोनियल मास्टर्स के साथ तो इंडियन बुर्जुआ मिडिल क्लास जुड़ गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचारे गरीबों का क्या हाल हो रहा है, वो कितने लुट रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, राइट। सो ही provided a very diverse perspective towards the movement। और उन्होंने एक बहुत ही इलेबोरेट प्लान जो है ओपन किया था गया सेशन जो कि हुआ था 1922 में, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सोशलिस्ट आइडिया जो है आगे रखा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि लैंड लॉर्डिज्म को आप अबॉलिश कीजिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कीजिए, ठीक है, साथ ही में मिनिमम वेजेस सेट कीजिए ताकि जो एक्चुअल मासेस है उनका भला हो सके। साथ ही में उन्होंने बोला था कि अब टाइम आ गया है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ बुर्जुआ पार्टी लाइक आईएनसी, लेट्स मोबिलाइज वर्कर्स, लेट्स मोबिलाइज पेजेंट्स, एंड यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी शुड प्ले अ रोल टू ब्रिंग दीज डिप्रेस्ड क्लासेस टुगेदर, टू ब्रिंग वर्कर्स पेजेंट्स टुगेदर एंड फाइट colonialism as well as the indigenous bourgeois, ठीक है। Similarly, we've seen that he was critical of INC, he was critical of Gandhism, and eventually this led to his reformulation of Marxism and the development of his radical humanism, जो कि believe करता था कि Marxism के अंदर भी जो missing morality है, missing ethics है, उनको हम कैसे supplement करके एक broader ideology, a more humanist philosophy जो है वो बना पाएंगे। Very importantly, now another thing that we have to look at in terms of Marxist ideology is also the idea of passive revolution. Now this is also something that we've already discussed, हमने डिस्कस किया हुआ है ये जब हम न्यू मार्क्सिस्ट फेस कर रहे थे, जब हम ग्राम्स्की को डिस्कस कर रहे थे। Now we know कि जो पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया है it was really suitable to the Indian scenario, right? In fact यहाँ पे हमको समझ में आया था कि देखिए अब इंडिया के पास ना ही इतनी रिसोर्सेज थी, ना ही इंडिया के अंदर सोशियोलॉजिकली और पॉलिटिकली उतनी डेवलपमेंट हो पाई थी कि एक फ्रंटल मूवमेंट पॉसिबल हो, राइट। हमारे पास कौन से वेपन्स थे, हमारे पास कौन सी आर्मीज थी दैट वी टेक ऑन द कॉलोनियल स्टेट। तो व्हाट डिड वी हैव टू गो फॉर, वी हैड टू गो फॉर व्हाट ग्राम्स्की रिगार्ड्स एज पैसिव रेवोल्यूशन एज a war of position। And Partho Chatterjee, when he talks about the Indian national movement, he actually says that Indian struggle और Italian Risorgimento जो कि इटली की एक यूनिफाइंग की मूवमेंट थी, राइट, उसके अंदर आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल सकती है बिकॉज बोथ दीज मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन। तो कहते हैं कि जिस तरह से इटली के अंदर ड्यूरिंग दिस रिसॉर्जिमेंटो, ड्यूरिंग द इंटायर यूनिफिकेशन प्रोसेस, वहाँ पे भी क्या था, बहुत ही एक टूटी फूटी बुर्जुआ थी, हाफ डेवलप बुर्जुआ थी, एक ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स की क्लास थी, फ्यूडल क्लास थी जिनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी, राइट। साथ ही में कोई भी कॉन्क्रीट पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट। सो कंडीशंस इन बोथ दिस कंट्रीज वर एग्जैक्टली द सेम। तो अब उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हमारे पास ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ना लीडरशिप है, ना वेपन्स है, ना आर्मी है, तो फ्रंटल असॉल्ट तो हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो हम मरे जाएंगे। 1857 में हमने ट्राई करके देख ही लिया था, क्या हुआ जब तुमने असॉल्ट किया ऑन द कॉलोनियल स्टेट, यू वर पुट डाउन, राइट। सो व्हाट इज द गुड थिंग टू डू, यू एंगेज इन अ वॉर ऑफ पोजिशन, जहां पे आप क्या करो, आप अलाइज बनाओ, चाहे वो अलाइज जो है बाकी बुर्जुआ के साथ भी हो, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के लिए साथ भी हो, ताकि क्या जो आपके कॉलोनाइजर्स हैं आप एटलीस्ट उनको हरा सको। एंड इसी आइडिया में चैटर्जी बोलते हैं कि इनकी इंडिया की जो वॉर ऑफ पोजीशन है, जो पैसिव रेवोल्यूशन है, उसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ही सेज द फर्स्ट इज द मोमेंट ऑफ डिपार्चर। मोमेंट ऑफ डिपार्चर क्या है कि ये वो टाइम है जब सडनली, आप लगा लीजिए 19th सेंचुरी वाला टाइम है, जब रिफॉर्मिस्ट जो हैं दे आर सडनली बिकमिंग अवेयर कि किस तरह से इंडिया कितना पिछड़ा हुआ रह गया और वेस्ट कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये इनलाइटनमेंट, मॉडर्न वैल्यूज़ की जो थॉट्स है उनको वेस्ट से अडॉप्ट करके इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन जनता को थोड़ी उनमें अवेयरनेस, एजुकेशन, सो ऑन सो फोर्थ लाने की कोशिश कर रहे हैं। द सेकेंड मोमेंट, द सेकेंड कैटेगराइजेशन दैट चैटर्जी डज इज बेस्ड ऑन योर मोमेंट ऑफ मैनूवर। ये मोमेंट ऑफ मैनूवर किया है जब एक मल्टी क्लास मास मोबिलाइजेशन जो है वो बनाई जा सकती है अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। एंड यहाँ पे मेन रोल किसका था,
Gandhi, right? So Gandhi has that chief movement wherein he has the capability of bringing the mass together and organizing such a movement. The third movement is that of the moment of arrival, right? जहाँ पे national discourse जो है fully develop हो जाता है, completely अब वो समझ जाते हैं कि किस तरह से हमने कलोनियल शैकल्स तोड़ के अपनी डेवलपमेंट कैसे बनानी है, अपना फ्यूचर कैसे डिटर्मिन करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट जवाहरलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विथ. ठीक है, सो इसीलिए ये जो है एक और वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि ऐड हो जाता है टू द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ मूवमेंट, राइट? सो इसको जानना और इसको समझना भी इज वेरी क्रूशियल.